नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 15 जुलाई 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारे पास में जो इश्यूज़ हैं उनमें मेन तो दो इश्यूज़ हैं। एक तो श्रीलंका की अभी की जो ट्रेजेक्ट्री है वहाँ तक पहुँचने में श्रीलंका में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए। मेजरली जो राजपक्षा फैमिली है उन्होंने क्या ऐसे एक्शंस लिए जिसकी वजह से ये आज रिज़ल्ट हो गया कि वहाँ पर इतना केओस मच गया। दूसरा हम देखेंगे कि जीएसटी में कैसे हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। कहने को तो लोग बोल रहे हैं कि जीएसटी फेलियर है, बट जीएसटी में बहुत कुछ अच्छा है और इसको और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है वो हम जानेंगे। बाकी दो इश्यूज़ हैं जिनकी हम समरी लेंगे। एक तो उबर जो ये राइड एप्लीकेशन है, इस कंपनी के द्वारा क्या गफले किए जा रहे हैं जिसको लेकर के बहुत सारी रिपोर्ट्स इस न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई, उसमें कुछ पॉइंट्स हैं हमारे लिए, वो देखेंगे। और एक हम देखेंगे यूक्रेन रशिया वॉर को लेकर के कि इंडिया वहाँ पर क्या कर सकता है। तो ये ऐसे करके चार आर्टिकल्स है, दो को डिटेल में देखेंगे, दो की समरी लेंगे। फर्स्ट आर्टिकल है श्रीलंका कॉशनरी टेल, एक ऐसी कहानी जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मणिशंकर अय्यर जो कि फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं, राइट। तो अब देखते हैं मुद्दा क्या है। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हैं ये। तो महिंदा राजपक्षा, इनसे बोला मेरी मीटिंग हुई थी 1990s में। उस टाइम पर ये बैक बेंचर हुआ करते थे पार्लियामेंट में, समथिंग ये स्टोरी बता रहे हैं। तो मेन पॉइंट क्या है कि ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा बातें किया करते थे कि ग्रास रूट लेवल पे एम्पावरमेंट आना चाहिए। इससे क्या होगा कि बोले श्रीलंका जैसे छोटे कंट्री में भी इतने फ्रैक्शंस में डिवाइडेड है ये कंट्री, जिससे कि चाहे वो तामिल्स हो, श्रीलंकन तामिल्स हो जो जाफना वाले एरिया में रहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न श्रीलंका में, या फिर श्रीलंकन बुद्धिस्ट सिन्हलाज हो या मुस्लिम्स हो, इस तरीके से ओवरऑल बोले इन सब के बीच में कन्वर्जेंस लाने के लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर विश्वास बहुत जताया जाता था। उसी के चलते बोले मैं जब पंचायती राज मिनिस्टर हुआ करता था तो मेरा विजिट भी हुआ वहाँ पर और मैंने कॉन्फ्रेंस भी एक अटेंड की जिसमें मैंने एड्रेस भी किया था। श्रीलंका के इंटरनल इश्यूज़ को छोड़ करके बाकी सारे मुद्दों पर मैंने बातचीत की। और इसका मतलब ये था कि जिस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिनमें 73rd में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और 74th में अर्बन लोकल बॉडीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था, बोला उससे कुछ लर्न करना चाहता था श्रीलंका। ठीक है, पर फिर टाइम बीतता है और जिस तरीके से जो लिट्टे वाला जो इशू है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट होता है और महिंदा राजपक्षा अपनी पॉलिटिक्स में बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ चुके होते हैं। तो उनके दिमाग में ये होता है कि बोला इन श्रीलंकन तामिल्स के द्वारा ये जो मिलिटेंसी की जा रही है उसको तो मुझे मिलिट्री फोर्सेस के बेसिस पे सप्रेस करना चाहिए। तो लगभग 3 दशक तक लिट्टेज को सप्रेस करने के लिए मिलिट्री का ब्रूटल यूज़ किया जाता है, जिसका नुकसान ये होता है कि एक सिविल वॉर के तौर पे आउटब्रेक हो जाता है कहाँ पर, श्रीलंका में, और इस चीज़ को सपोर्ट किया जाता है। इतने में अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी पॉलिटिक्स में उतार लिया, इसका मतलब नेपोटिज्म आ गया। अब इसमें जो सिन्हला बुद्धिस्ट से थे, क्योंकि श्रीलंका में देखो मेजोरिटेरियन सिस्टम यूज़ किया गया था, यही सबसे बड़ा नुकसान वाला एक कारण बन के निकल के आया है। क्योंकि हमारे यहाँ पर भी हम भी जब डिवाइड हुए थे तो हम भी तो मेजोरिटेरियनिज्म की तरफ जा सकते थे कि भाई हिंदू राष्ट्र बन सकता है समथिंग, पर हमने सेक्युलरिज्म को प्रमोट किया कि माइनॉरिटीज़ के लिए भी प्रोटेक्शन की हम ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी करेंगे, जिससे कि उनको ये ना लगे कि ये हमारा देश नहीं है। पर श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म को अडॉप्ट किया, जिसमें सिन्हला बुद्धिस्ट है उनको तो प्रमोशन मिलता है, बाकी सबको क्रिटिसिज्म मिलता है। तो ऐसे में लोग हो गए नाराज़। तो केवल एक कम्युनिटी के सपोर्ट के चक्कर में ये इस तरीके की एक्टिविटीज़ करने लग गए, जिसमें नेपोटिज्म भी आ गया, भाई भतीजावाद भी आ गए, अपने परिवार वालों को एंट्री दे दी बहुत सारी पॉलिटिक्स में, अपने भाइयों को, अपने बेटों को, इनको। और दूसरी तरफ अगर देखें तो वहाँ पर अपने ही लोगों के ऊपर अत्याचार शुरू कर दिया श्रीलंकन गवर्नमेंट ने। फिर उसके बाद में बैक टू बैक मतलब जीत मिलती रहती है। महिंदा राजपक्षे जब खुद सरकार में आ जाते हैं तो गोटाबाया राजपक्षे को फिर अपनी सरकार में ले लेते हैं। मतलब इस तरीके का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है कि अभी जो करंट गवर्नमेंट थी ना, जो अभी गोटाबाया राजपक्षे प्रेसिडेंट, महिंदा राजपक्षे प्राइम मिनिस्टर, इस परिस्थिति में आप देखो सारे परिवार वालों को उठा करके और कुछ ना कुछ दे दिया गवर्नमेंट में। ये सारी डिटेल दी हुई है, ठीक है। किसी को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया, किसी को इरिगेशन मिनिस्टर बना दिया, किसी बेटे को, किसी पोते को, किसी को मतलब घर जवाई, मतलब जो ब्रदर इन लॉ है उनको, मतलब अपने बहनोइयों को, मतलब हर तरीके से अपने परिवार वालों को एंट्री दे दी। कुल मिला के बात ये आ गई
कि महिंदा राजपक्षे के सामने ऐसी पावर थी खुद के पास में कि कोई उसको रोक ही नहीं सकता था। दूसरा, तमिल इंसर्जेंसी 2009 में जब वो जो प्रभाकरन की डेथ हो गई थी लिट्टे लीडर की, तो उसके बाद में उसमें भी वो थोड़ा सा तमिल इंसर्जेंसी कम हो गई। और जो ओपोजिशन लीडर था किसका, महिंदा राजपक्षे का, कुमार तुंगा, उसने भी क्या कर दिया, रिज़ाइन कर दिया, पॉलिटिक्स से रिटायर हो गया। तो ऐसे में अब पावरफुल एकदम अकेला एक बंदा रह गया। अब एक ग्रीक कोट को यहाँ पर एड्रेस कर रहे हैं राइटर, वो है whom the gods would destroy they first make mad। इसका मतलब ये है कि भगवान अगर किसी चीज़ को ख़त्म भी करना चाहे तो क्या चीज़ ख़त्म करेगा, पहले से ही दुनिया पर बर्बाद पड़ी है, क्योंकि उन्होंने बनाया ही पागल लोगों को है। यहाँ से क्या सेंस आ रहा है कि महिंदा राजपक्षे ने ये जो सारी एक्टिविटीज़ की थी ना, ये कुछ ऐसी थी जो ऑलरेडी एक पागलपंथी के एग्जाम्पल्स थे। तो ऐसे में अब महिंदा राजपक्षे के पास में कुछ बर्बाद करने के लिए बचा ही नहीं था। कैसे, अब आउटकम देखते हैं। सबसे पहले तो कंट्री के ऊपर 51 बिलियन डॉलर का कर्जा, और उस टाइम पर ही फिर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं कि भाई क्या पता कोई मिरेकल होगा जिससे कि राजपक्षा फैमिली के द्वारा जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं उनसे बहुत ही गजब आउटकम मिलेंगे श्रीलंकन इकोनॉमी को। तो सबसे पहला रिफॉर्म तो 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ चले गए। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाओगे तो केमिकल फर्टिलाइजर आपको इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, इंपोर्ट नहीं करोगे तो पैसा आपका बाहर जाएगा नहीं, फॉरेन करेंसी भी बच जाएगी। तो ये दोनों दिमाग लगाए गए। रिजल्ट ये रहा कि जो राइस श्रीलंका की स्टेपल फूड है, स्टेपल डाइट है, जो कि हर कोई वहाँ पर कंज्यूम करता है, उसकी प्रोडक्शन में आ गई कमी। ठीक है, इसकी वजह से वहाँ पर राइस की हो गई शॉर्टेज। अब राइस को इंपोर्ट करना पड़ेगा। दूसरी तरफ जो चाय की खेती थी वो भी हो गई, उसका भी जो प्रोडक्शन है कम हो गया, एक्सपोर्ट है वो रुक गया। उसके पीछे एक कारण ये भी था कि कोविड की वजह से जो इकोनॉमिक लॉकडाउन्स लगे थे उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट में इन चीज़ों की डिमांड कम हो गई। ओवरऑल जो फॉरेन एक्सचेंज जो आने का स्कोप रहता है वो हो गया कम। इसके अलावा कोविड के टाइम पे बहुत ही बुरे तरीके से मैनेज किया गया था, मिसमैनेजमेंट देखने को मिला था श्रीलंका में। तो उसकी वजह से वहाँ की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, जो कि हाईली कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विस सेक्टर है, वो एकदम से कोलैप्स कर गया, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट वहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने का एक तरीका है। क्योंकि छोटा सा आइलैंड कंट्री है भाई, वहाँ पर यही सर्विसेज इन्हीं का बेच करके काम चलाते हैं। तो बोला उसकी वजह से भी उनकी कमी हो गई फॉरेक्स की। इसके कारण, इसके अलावा श्रीलंका के जो लोग बाहर जाकर के जॉब करते हैं वो रेमिटेंस नहीं भेज रहे थे प्रॉपर, रेमिटेंस में कमी आ गई। ओवरऑल आप देख सकते हो कि इनकम तो हो गई डाउन। अब हम बात करते हैं खर्चे की। भाई पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की डिमांड तो देखो हर कंट्री में आजकल रहती है, एनर्जी सिक्योरिटी हर कोई कंट्री चाहता है। तो ऐसे में अपने इंपोर्ट्स को रिड्यूस करने के लिए कि भाई हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज तो है नहीं, हम क्या करेंगे, तो ऐसे में उन्होंने पेट्रोलियम इंपोर्ट को रिड्यूस कर दिया। अब पेट्रोलियम इंपोर्ट रिड्यूस किया तो लाइनें लग गई पेट्रोल पंप और फिलिंग स्टेशंस के बाहर लंबी लंबी। तो खाने की कमी आ गई, फ्यूल की कमी आ गई, ओके, रेमिटेंस की कमी आ गई। तो ये परिस्थितियाँ क्या हो रही है, बैक टू बैक बर्बादी की तरफ ले गई कि नहीं। और फिर श्रीलंकन सेंट्रल बैंक के पास में बच गए केवल 25 मिलियन डॉलर्स, जो कि बहुत ही कम थे। जबकि श्रीलंका की इकोनॉमी की ज़रूरत क्या है, हर महीने कम से कम 1 बिलियन डॉलर तो उनको रीपे करना पड़ेगा इंटरनेशनल मार्केट में, तब जाकर के इकोनॉमी ट्रैक पे आएगी। और जबकि बैंक के पास में कितना रह गया, केवल 25 मिलियन डॉलर। तो कैसे सर्वाइव करेगी ऐसे इकोनॉमी। फिर सवाल ये आता है कि भाई कैसे निकला जाए इस इकोनॉमिक क्राइसिस के सिचुएशन से। तो एक ऑप्शन था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, पर शुरुआत में महिंदा राजपक्षे और उनकी फैमिली ने डिसाइड कर लिया। अभी परिवार वाले बैठे थे, यार आईएमएफ के पास जाएंगे तो वो तो लताड़ लगाएगा, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, और कल को ने क्या पता आईएमएफ के पास जाएंगे तो यूएसए हमारे ऊपर रेगुलेशन लगाएगा, और ह्यूमन राइट्स का मुद्दा लेकर के यूएस वैसे ही यूनाइटेड नेशन में हमारे खिलाफ में रेजोल्यूशन लाता रहता है। तो बोले चलो आईएमएफ का तो कैंसिल करो। तो घर वालों ने बोल दिया कि हाँ जी, चाचा जी या दादाजी जो बोल रहे हैं उसमें हाँ में हाँ मिला दो। घर वालों ने हाँ कर दिया जी, चलो जी हो गया है काम आईएमएफ के पास में जाने का कैंसिल। फिर विश्वास था कि चाइना एक बहुत ही अच्छा दोस्त बन रहा था, वो कुछ सहायता देगा, तो चाइना ने भी हाथ खड़े कर दिए कि साहब बहुत पैसे दे दिए, अब हमारे पास में पैसा नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी बर्बादी का जो एक्शन लिया गया था श्रीलंकन गवर्नमेंट के द्वारा वो था हम्बनतोता पोर्ट, जिस पोर्ट में इन्वेस्टमेंट के लिए पहले इंडिया को इन्वाइट किया था श्रीलंका ने, जिस पोर्ट में इन्वेस्ट करने के लिए इंडिया ने फिर मना कर दिया था कि साहब ये
इकोनॉमिकली वायबल प्रोजेक्ट नहीं है, यहाँ से आपको बहुत घाटा हो जाएगा। पर श्रीलंका के दिमाग में तो कुछ और था। महिंदा राजपक्षे ने अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये हम्बनतोता पोर्ट डेवलप करवाया चाइनीज इन्वेस्टमेंट के चलते। रिजल्ट क्या रहा? ये यहाँ से ना तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हुई और चाइना ने इसका फ़ायदा उठा लिया और 99 साल की लीज पर हम्बनतोता पोर्ट को ले लिया कि आपके पास में पैसे लौटाने की हिम्मत नहीं है ना, तो एक काम करो, हमें लीज पर दे दो 99 साल की में। अब वहाँ पर श्रीलंकन पोर्ट में, इंडियन ओशियन में चाइनीज़ डिप्लॉयमेंट वहाँ पर देखने को मिल रहा है। आ जाओ फिर इंडिया की तरफ। इंडिया ने इमरजेंसी एड के तौर पे लगभग $3.5 बिलियन के लगभग एड अभी तक दे दी है, जनवरी से लेकर अभी तक। पर राइटर ये बोल रहे हैं कि एक बाल्टी में एक बूंद के बराबर पानी है। क्यों? क्योंकि श्रीलंकन इकोनॉमी को तो कम से कम हर महीने $1 बिलियन की ज़रूरत है। आप $3.5 बिलियन पूरे दे रहे हो तो कैसे काम चलेगा? पर वही चीज़ें इंडिया की जितनी थी क्षमता, उस हिसाब से असिस्टेंस दे दी। आज देखो, फ्यूल हो, फूड हो, मिल्क हो, मेडिसिन हो, हर चीज़ में पॉपुलेशन वहाँ की स्ट्रगल कर रही थी, तब जाकर के वहाँ के लोग मजबूर हुए। दूसरा, इन्फ्लेशन 50 to 70% चल रहा है। 50 to 70% इन्फ्लेशन, आप देख लो क्या हाल है। हमारे यहाँ पर 6% के ऊपर जाते तो हाल ख़राब हो गए, कहाँ 50-70% हो गए। तो ऐसी परिस्थितियों में लोग फिर मजबूर हुए और सड़कों पर उतर गए। प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस, उनके ऑफिस में सब पे अटैक इसीलिए किया। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि महिंदा राजपक्षे अगर सच में पंचायती राज या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाले आइडिया पर अगर स्टिक रहते ना, जो शुरुआत में 90s के टाइम पे आइडिया था, तो उससे वो आदमी अपनी ग्रास रूट रियलिटीज़ को अंडरस्टैंड कर पाता, फीडबैक ले पाता, अपनी पॉलिसीज़ को उसके अकॉर्डिंग फॉर्मुलेट कर पाता। बट वही चीज़ है, क्या कहते हैं उसको, अंधे हो गए पावर में। रिजल्ट ये रहा कि सबसे पहले तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के आइडिया को स्क्रैप किया, फिर उसके बाद में मिलिट्री ट्रूप्स का ब्रूटल मैनर में यूज़ किया लिट्टेस को सप्रेस करने के लिए, जो कि उनके खुद के लोकल लोग थे, उनको मरवाया। फिर उसके बाद में लीडरशिप इस तरीके से क्रिएट की कि अपने खुद के घर वालों को ही हर एक मिनिस्ट्री में, हर एक डिपार्टमेंट में बिठा दिया। तो वहाँ पर पिताजी ने जो कह दिया उसकी हाँ में हाँ, ना में ना मिला दी। तो भाई, आपकी हाँ में हाँ और ना में ना मिलाने वाला बंदा आपका कभी भी शुभचिंतक नहीं हो सकता। और परिवार वाले तो वैसे डर के बैठे रहेंगे कि हाँ जी दादाजी बोल रहे हैं तो मान जाओ। तो दादाजी पिताजी ने ऐसे बर्बादी की एक और लाइन खींच दी। पर हुआ क्या? आज श्रीलंका बिल्कुल वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, मतलब वो डेमोक्रेटिक कंट्री जो कि इंग्लिश के विड्रॉल के बाद में साउथ एशिया में इंडिया के साथ साथ में डेमोक्रेटिकली सक्सेसफुली काम करने वाला कंट्री एक था, वो था श्रीलंका। वहाँ पर हो गई बर्बादी। दूसरी अगर बात करें तो जिस तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में श्रीलंका इंडिया जैसे कंट्रीज से भी बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंकिंग देखा करो, 72, 73 ऐसे आती है, और इंडिया की रैंकिंग आती है 100 के बाहर। ठीक है, तो वो कंट्री आज बर्बादी के कगार पर अच्छे से पहुंच चुका है। तो ये एक हमारे लिए लेसन है, हमारी गवर्नमेंट के लिए भी लेसन है कि ये गलतियां हम ना दोहराएं। और बाकी दूसरे कंट्रीज, अब जैसे पाकिस्तान के लिए बोला जाता है कि पाकिस्तान भी क्या श्रीलंका की तरह इसी तरीके के कगार पर बैठा है, पर पाकिस्तान तो क्या दिमाग लगा देता है, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री ने यूएसए के साथ में अपने रिलेशनशिप बिल्कुल वीक नहीं होने दिए हैं। तो उस वजह से वहाँ पर आईएमएफ से बेल आउट मिलने के चांसेस थोड़े से बने हुए हैं पाकिस्तान के पास में, तो इसलिए वहाँ थोड़ी सी बर्बादी का स्कोप कम है। बट हाल मोर और लेस श्रीलंकन इकोनॉमी जैसे ही है वहाँ पर भी। तो ये सिचुएशन हमें देखनी थी कि हमारे पड़ोसी देशों में क्या हो रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल है प्रिपेयरिंग फॉर जीएसटी 2.0, क्योंकि अभी आपको पता है कॉम्पनसेशन स्कीम रुक चुकी है। तो ऐसे में वीएस कृष्णन जी के द्वारा बताया जा रहा है कि जीएसटी की जर्नी को 5 साल बीत चुके हैं। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जीएसटी बहुत बड़ा फेलियर रहा है, बट राइटर सीधा सा बोल रहे हैं ये अपने आप में एक समुद्र मंथन था, जिसमें एक रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया था आज के 5 साल पहले, और उसमें बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। एक बार आप इमेजिन करो कि जब जीएसटी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था उस टाइम पर कैसे प्रॉब्लम आती थी टैक्स पेयर्स को। सबसे पहली प्रॉब्लम तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ द टैक्सेस, कि कितने सारे टैक्स देने पड़ते थे, 17 के लगभग टैक्स देने पड़ते थे सेंटर और स्टेट लेवल पे। एक तो उसमें एम्बिग्यूटी कि कौन कौन सा टैक्स ले रहे हैं कुछ पता नहीं। दूसरी चीज़, परसेंट ऑफ टैक्स कितनी थी, रेट क्या थी, टैक्स रेट कुछ आइडिया नहीं था, वो भी एक अनसर्टेनिटी रहती थी कि कौन सा टैक्स कितना परसेंट लगेगा।
और फिर इसके अलावा एंट्री टैक्स की बात करो कि एक सिटी में जब भी कोई ट्रांसपोर्टेशन से कोई भी गुड्स आते थे तो उनको कितनी लंबी लाइन लगानी पड़ती थी। एग्जैक्टली मेरा खुद का देखा हुआ है, मेरी खुद की सिटी में जहां मैं रह रहा हूं जयपुर में, वहां पर आप देखते हो लंबी लाइनें लगती थी और 9 बजे के बाद 9 बजे लाइन लगनी शुरू होती, फिर 10 बजे के बाद में एंट्री होती थी उन ट्रकों की, है ना। और आज के टाइम पर कोई लाइन नहीं लगती है, ट्रकों की एंट्री फिक्स है कि हाँ जी इतने बजे बाद में हो जाएगी, ठीक है। तो उसी हिसाब से फिर वो अपनी एंट्री के हिसाब से अपना मिडवे लेकर के आते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो बोला सर्टेनिटी, टैक्स रेट की क्लैरिटी, एंट्री टैक्स जो ई वे बिल्स के बेसिस पे पहले से ही डिसाइड हो जाती है, और सिंगल टैक्स कि हाँ जी ये परमानेंट टैक्स है, इसमें कोई मल्टीप्लिसिटी नहीं थी कि हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट इतना टैक्स लेगी और स्टेट गवर्नमेंट इतना लेगी, ये सारी माथापच्ची ठीक हो गई। एक सिंगल टैक्स जब हमारे यहाँ पर इंप्लीमेंट हो रहा है, साथ में टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन है जिसके बेसिस पे जीएसटी नेटवर्क ऑपरेट होता है, जो कि एक टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म है जिससे कि एक आसानी से टैक्स पे करना भी आसान रहता है, टैक्स पेमेंट के बाद में उसको ट्रेस करना भी बड़ा आसान रहता है। साथ में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बेशक बीच में आई है कई प्रॉब्लम, बट वही चीज़ है कि टाइम के साथ साथ में उन ग्लिचेस को ठीक भी करना पॉसिबल हो पाया है। जीएसटी नेटवर्क डेवलप करने में मेन लीड रोल प्ले किसने किया था, किस कंपनी ने, कौन सी कंपनी कर रही है, वो है इन्फोसिस। तो टाइम पे अपडेट भी करती रहती है, कोई भी चीज़ प्रॉब्लम आती है, और एक ट्रांसपेरेंट मैनर में काम होता है। ऐसा नहीं कि हाँ जी वहाँ पर जो ऑफिसर बैठा है वो रेट बताएगा, नहीं जी, वहाँ पर आप ऑनलाइन जाकर के पे करो और सबके लिए वही इंटरेस्ट रेट शो होगी जो औरों के लिए है। तो ईज ऑफ पेमेंट भी आ गया, ठीक है। ग्लिचेस जो है टेक्निकल वो भी सॉर्ट आउट हो रहे हैं। इसके अलावा जीएसटी रजिस्ट्रेंट्स की बात करें कि कितने लोगों ने जीएसटी में खुद को रजिस्टर करा लिया, तो अप्रैल 2018 में 1.08 करोड़ थे, जो बढ़कर के 1.36 करोड़ हो गए हैं 2022 में। इसका मतलब लोग जीएसटी में एनरोल लगातार कर रहे हैं। इसके अलावा जीएसटी कलेक्शन की बात करें, ठीक है, कि हमारा जो एक स्टेट की जो जीएसडीपी है, ठीक है, एक स्टेट की जो जीडीपी होती है उसके कंपैरिजन में वो 5.8% हुआ करता था, उससे बढ़कर के 6.4% हो गया। वही 2018 के 2020-21 से 2021-22 में अगर हम देखें तो इसका मतलब जीएसटी कलेक्शन एक स्टेट की जीडीपी के कंपैरिजन में राइज हुआ है। तो ये चीज़ें शो क्या कर रही है, एनकरेजिंग एक डेटा है हमारे पास में। और साथ में ये भी बताया जा रहा है कि जीएसटी कलेक्शन जिस तरीके से अभी जिस मोमेंटम में चल रहा है उसी मोमेंटम में चलता जाता है, तो आपको जीडीपी के कंपैरिजन में जीएसटी का कलेक्शन लमसम 20% तक हो जाएगा, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इससे क्या होगा, एक फिस्कल स्पेस क्रिएट होगा गवर्नमेंट के पास में, और गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज को प्रॉपर मैनर में इंप्लीमेंट कर पाएगी। फिर इसके बाद में राइटर बोल रहे हैं कि हमें कुछ इंप्रूवमेंट की भी ज़रूरत है, जैसे कि जीएसटी फाइल करने का जो एक प्रोसेस है, एक जो कंप्लायंस आनी चाहिए कि हाँ इस जीएसटी लॉ को सब फॉलो करें, तो उसके लिए थोड़े स्ट्रिक्ट कंप्लायंसेस की ज़रूरत है। क्या क्या ज़रूरत है, नंबर 1 इनपुट क्रेडिट हम उन सबको ना दें जो सप्लायर की तरफ से इनवॉइस अपलोड ना करें। देखो यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे काम करता है, जैसे आप कोई भी सामान खरीदने जाते हो, हम जैसे रिटेलर हैं तो कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो उसका पेमेंट करते हैं और उस पर जीएसटी लगता है, ठीक है। अब जीएसटी पेमेंट किसने किया, कस्टमर ने। अब आप देखो कि इसके पहले बीच में कितने बिचौलिए आए, होलसेलर भी आया, रिटेलर भी आ गया, और जो मैन्युफैक्चरर है वो सब आ गए। तो ऐसे में शुरुआत में टैक्स पे कौन करेगा, जो मैन्युफैक्चरर है वो, फिर उसके बाद में टैक्स पे कौन करता है, होलसेलर, फिर उसके बाद में टैक्स पे कौन करता है, रिटेलर, और फिर पे करता है कौन, कंज्यूमर। तो ऐसे में पहले क्या होता था कि इसने जो टैक्स दिया मैन्युफैक्चरर ने, उस टैक्स को आप ऐड कर देते मेन जो लागत आई है उसमें, फिर दोनों पे मिलाकर के टैक्स पे करता था होलसेलर, फिर उस पे रिटेलर। तो आप देखो टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा था कि नहीं। इसको करेक्ट करने के लिए क्या कर दिया कि अगर इसने एक बार टैक्स पे कर दिया, किसने टैक्स पे कर दिया, मैन्युफैक्चरर ने, तो अब वहां पर इसको होलसेलर को एडिशनल टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, और ना ही रिटेलर को जो पहले दी हुई 2 स्टेजेस पे टैक्स है उन पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इवन इनको यहां पर छूट दी जाएगी। वो छूट किस बेसिस पे होगी कि यहां पर सप्लायर कौन है, मैन्युफैक्चरर फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में सप्लायर कौन बन जाएगा, होलसेलर, और थर्ड स्टेज में सप्लायर कौन हो गया, रिटेलर। तो यहां पर अगर सप्लायर ने टैक्स पे कर दिया तो अब ये बायर है, यहां पर मैन्युफैक्चरर बायर हुआ कि नहीं।
अब ये मैन्युफैक्चरर को टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी, बस इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा क्योंकि टैक्स ऑलरेडी पेड है और वो उस प्रोडक्ट की वैल्यू में ऑलरेडी मेंशन्ड है, इसलिए अब यहां पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो बायर को फायदा हुआ कि नहीं? तो इस चीज को करेक्ट करने के लिए क्या किया जा रहा है कि जी यहां पर जो बायर है, जो खरीद रहा है माल को, उसको टैक्स का बेनिफिट तभी मिले जब सेलर ने, जो सप्लायर है, उसने इनवॉइस, जो बिल बनाया था, वो बिल प्लेटफॉर्म, जीएसटी प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दिया। इससे क्या होगा कि पता पड़ जाए कि सच में इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए ये एलिजिबल है जो भी खरीदने वाला है। यहां पर चाहे मैन्युफैक्चरर हो, मैन्युफैक्चरर खरीदने वाला कब होता है? जब सेलर कौन हो, सॉरी, ये जो होलसेलर है ये खरीदने वाला कब होगा? जब मैन्युफैक्चरर सेलर होगा, रिटेलर बायर होगा जब होलसेलर सेलर होगा, और इसी तरीके से ये सेलर का मतलब सप्लायर, और हम जो कंज्यूमर है वो बायर कब होंगे? जब रिटेलर यहां पे सप्लायर होगा। तो सप्लायर जो है ना, वो जब अपना इनवॉइस अपलोड कर दे प्लेटफॉर्म पे, तभी बायर को आप इनपुट टैक्स क्रेडिट दो, वरना मत दो। इससे क्या होगा? ऑटोमेटिकली कंप्लायंस आएगी। ठीक है भाई, सीधी सी बात है, मैं कोई चीज खरीद रहा हूं, मुझे जीएसटी पे करना है, और मैं अपनी कंपनी चला रहा हूं, मैं होलसेलर हूं, तो मैं क्या कहूंगा मेरे सप्लायर को कि भाई ये इनवॉइस थोड़ा सा जल्दी अपलोड कर देना, नहीं मुझे भी टैक्स डबल देना पड़ रहा है, कोई फायदे वाली चीज़ नहीं है साहब, आपने टैक्स दे ही दिया है, अब आप एक काम करो, अपलोड करो इनवॉइस को, बिल को। इससे क्या होगा कि मुझे फायदा हो जाएगा। तो कंप्लायंस आएगी कि नहीं? तो बोला पहला काम तो ये करो। दूसरा, ई इनवॉइसिंग, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे ही जो हमारा जीएसटीएन है, जीएसटी नेटवर्क है, बोलो वहीं पर बिलिंग करवाओ आप। अलग से बिलिंग का मत रखो कि अलग से बिल पर्चियां फाड़ी जा रही हैं, वहीं पे करवा दो। इससे क्या होगा? वहीं उसी प्लेटफॉर्म पे एल्गोरिदम बना दो और वहीं पे सारा सेटलमेंट होगा, तो कोई चोरी भी नहीं कर पाएगा। तीसरा, ई वे बिल को मैंडेटरी कर दो आप उन सभी ट्रांसपोर्टर्स के लिए जहां पर कंसाइनमेंट 50,000 या उससे ज्यादा के अमाउंट का हो रहा है। अगर माल जो ट्रक में लोड होकर के जा रहा है, लॉरी में लोड होकर के जा रहा है, उसकी वैल्यू अगर 50,000 या उससे ज़्यादा है ना, तो उनके लिए ई वे बिल मैंडेटरी कर दो। तो इस तरीके से बोले, 3 चीज़ों को और इंप्लीमेंट कर देंगे तो हमें और बेनिफिट हो जाएगा। साथ में एक चीज़ हमें देखने की ज़रूरत है, वो क्या? एक तो जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम ड्यूटीज़ हैं, उसको, और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इन दोनों के बीच में एक प्रॉपर कोलैबोरेशन आना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दो तरीके से हमारे रेवेन्यू कलेक्शन का एक तरीका है गवर्नमेंट्स के लिए। तो बोले इन दोनों बोर्ड्स के बीच में कोलैबोरेशन होना चाहिए, जिससे कि कोई भी अगर टैक्स चोरी करे तो उससे हम उनको पकड़ सके। इसके अलावा देखें, जीएसटी क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, क्योंकि टैक्स अल्टीमेटली किस पे इंपोज हो रहा है? डेस्टिनेशन का मतलब खरीद कौन रहा है, लास्ट में प्रोडक्ट या सर्विस किसके पास जा रही है? भाई हमारे पास आ रही है, कस्टमर पे करता है। 18%, 12%, 5% जो भी टैक्स है, 28% टैक्स पे कौन कर रहा है? कस्टमर ही तो कर रहा है। इसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बोलते हैं, जिसमें इम्पैक्ट और जो कहते हैं ना कि इंसिडेंट, वो दोनों एक जगह पे होता है। शुरुआत में तो क्या है, इंसिडेंट किस पे हो रहा है? सप्लायर पे, बट अल्टीमेटली उसका असर किस पे जाकर के पड़ रहा है? हमारे जैसे कस्टमर पे। ओवरऑल ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जो कि हम क्या कर रहे हैं? पे करते हैं, और इसको वैल्यू एडेड टैक्स भी बोलते हैं। ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स का ही एक वर्जन है जिसमें वैल्यू ऐड होती चली जाती है लेयर बाय लेयर, और अल्टीमेटली कस्टमर को बेयर करना पड़ता है टैक्स को, राइट? तो ऐसे में एक फाइनेंशियल इक्विटी लाने की हमें ज़रूरत है, जिससे क्या हो कि स्टेट्स को बेनिफिट हो सके। तो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है तो एक स्टेट में रहने वाले जो लोग हैं, जैसे मैं राजस्थान का हूं, आप कहीं यूपी के होंगे, बिहार के होंगे, या हरियाणा के होंगे, महाराष्ट्र के होंगे, किसी भी स्टेट से होंगे, तो वहीं पर तो आप टैक्स पे कर रहे हो ना। तो बोला स्टेट्स का वहां पर एक रेवेन्यू कलेक्शन का जो सेगमेंट है वो थोड़ा सा हम राइज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, टैक्स कलेक्शन राइज होगा, टैक्स कंप्लायंस आप स्ट्रिक्टली अप्लाई करोगे, तो स्टेट्स की रेवेन्यू, स्टेट्स का हिस्सा है वो ऑटोमेटिकली राइज होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी लार्ज फर्म्स हैं, जिन्होंने अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर करा रखा है, वो अपने इनपुट के लिए डिपेंडेंट होती हैं छोटी कंपनियों पे, जिनको हम बोलते हैं एमएसएमईज। पर प्रॉब्लम क्या आती है कि बड़ी कंपनियां यहां पर क्या हो गई? एमएसएमई तो हो गए सप्लायर, और बड़ी कंपनी क्या हो गई यहां पर? बायर। अब बायर जो है वो उसी सप्लायर से माल खरीदना पसंद करता है जो कि जीएसटी पे एनरोल्ड है, क्योंकि बायर यहां पर कौन है जी? बड़ी कंपनी। बड़ी कंपनी तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा के रखेगी। दूसरी तरफ
एमएसएमईज हैं वो सारे के सारे जीएसटी पे रजिस्टर्ड हो, ये कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो रिलैक्सेशन दे रखा है उसके हिसाब से काम करती है एमएसएमई कंपनियां, और इनको रिलैक्सेशन भी मिलता है जिससे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जा सके बिना किसी एक्सेस बर्डन के। तो ऐसे में ये बायर है, ये जल्दी से एमएसएमईज के पास में जाकर के कुछ चीज़ परचेज नहीं करते हैं। तो क्यों? क्योंकि बायर को क्या चाहिए? इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहिए, राइट? पर वो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलने के चक्कर में ये उन एमएसएमईज से लेन देन नहीं करते हैं जो कि जीएसटी में अनरजिस्टर्ड हैं। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है कि ये जो बायर्स है ना, बड़ी कंपनियां हैं, इनको थोड़ा सा इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है कि आप उन एमएसएमई से भी परचेज कर लो। एक बार तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, पर आपका जैसे ही इनपुट का जो बिल है, आप जो इनवॉइस हमें शो करोगे कि जी हमने इस पर्टिकुलर एमएसएमई से ये माल खरीदा है जो कि जीएसटी अनरजिस्टर्ड है, तो आपको आपका जो टैक्स लिया हुआ है वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। आपको जो रिटर्न कर, जो भी आपने टैक्स दिया उसको रिटर्न कर दिया जाएगा। तो बोले इससे क्या होगा, जो अनरजिस्टर्ड जीएसटी सप्लायर्स हैं, ठीक है, उनको भी इसका फायदा हो पाएगा, उनको कम से कम प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। ओवरऑल एमएसएमईज को आप बचा पाओगे। इसके अलावा बताया जा रहा है कि एमएसएमईज से लेन देन की जब बात आती है तो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म का यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है कि एमएसएमई जो भी अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, वो जो प्रोडक्ट है वो बड़ी कंपनियों को जब वो सेल करते हैं तो वो बड़ी कंपनी वाले एक बड़ा सा पर्चा काट करके, बिल काट करके दे देते हैं कि जी हमने इस एमएसएमई से इतने रुपए का माल खरीदा है। अब वो जो पर्ची काट के दी है ना, वो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के थ्रू इशू की जाएगी। अब ये पर्ची ले जाएगा कौन? एमएसएमई वाला, कि जी हाँ हमने इतने का माल बेचा है और ये रुपया हमें यहाँ से रिकवर करना है इस बड़ी कंपनी से। पर इसमें एक नया एस्पेक्ट ऐड कर दिया, क्योंकि बड़ी कंपनियों के तो बड़े काम है, बड़े काम है तो बड़े ट्रांजैक्शन है, तो पूरे साल का सेटलमेंट होता है, उसमें बड़ा टाइम लगता है। जबकि एमएसएमईज तो स्मॉल स्केल पे काम करती है, उनको तो हफ्ते, 2 हफ्ते, महीने में अपना लेन देन का हिसाब करना होता है। पर इनका पेमेंट जो है ना बड़ी कंपनियों से, वो साल, महीनों तक नहीं आता, 3-3, 4-4 महीनों तक। तो ऐसे में एमएसएमई तो बर्बाद होने की लाइन में लग गए कि नहीं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये ट्रेड्स का एक ऑप्शन निकाला था कि जो बड़ी कंपनियां एमएसएमई से कुछ भी परचेज कर रही हैं, वो कंपनियां इनको एक सर्टिफिकेट इशू करेंगी, और उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे एमएसएमईज किसी भी फाइनेंसर, वो बैंक हो या कोई भी जो एनबीएफसी है उसके पास, या जो भी एनरोल्ड ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के ऊपर एनरोल्ड जो भी फाइनेंसर्स हैं, उनके पास जाकर के वो डॉक्यूमेंट गिरवी रख देंगे और वहां से लोन ले लेंगे। इसका मतलब वो बड़ी कंपनी इन एमएसएमईज को लोन दिलाने के लिए उस पर्चे के बेसिस पे गारंटी दे रही है कि आप लोन दे दो, ये हमारा सप्लायर है, कोई टेंशन वाली चीज नहीं है। तो इस ट्रेड्स वाला जो एस्पेक्ट है ना, इसको एक्यूरेटली इंप्लीमेंट कराने की जरूरत है। साथ में सेबी जो है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसको भी थोड़ा सा और इस चीज में एनरोल मतलब एक तरीके एंगेजमेंट दिखाने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर ट्रेड प्लेटफॉर्म पे जो डॉक्यूमेंट दिया जा रहा है वो एक तरीके की सिक्योरिटी होगी, और सिक्योरिटी होगी तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का रोल अपने आप आ जाता है। तो उस केस में बोले ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट लिमिट को अवेल कराने की कोशिश करनी चाहिए एमएसएमई सेक्टर के लिए, जिससे कि एमएसएमई थोड़ा और स्ट्रेंथन हो सके। तो ये एक इंप्रूवमेंट की बात और कर दी यहां पर राइटर ने। इसके अलावा रेवेन्यू गेन कब आता है? जब बेटर कंप्लाइंस हो। भाई सीधी सी बात है, टैक्स रेट जो भी है आपके पास में उनको थोड़ा सा सम अप करो। एक तो ये तो देखो, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने अपनी तरफ से रिकमेंड कर दिया है, क्या किया कि एक तो हमें टैक्स स्लैब्स को रिड्यूस करने की जरूरत है। अभी हमारे पास मल्टीपल टैक्स स्लैब्स है, 5, 12, 18, 28। तो बोले एक काम करो, 12% वाली को तो मर्ज कर दो 18 वाली में या 16 वाली में, ठीक है। 18 वाली को रिड्यूस कर दो, 16 पे लेके आ जाओ, और 12 वाली को 16 में मर्ज कर दो। ऐसे करके ओवरऑल 12 और 18 को मर्ज करके या तो 18 रख दो या फिर 16 कर दो। साथ में 5% लेवल पे लेकर के आ जाओ मेरिट गुड्स जो भी हैं, जिन गुड्स को आपने 0% पे रखा हुआ है, उनमें से आपको लगे उन गुड्स को आप उठाओ, 0 से उठा करके 5% के स्लैब में डालो। इससे क्या होगा, थोड़ा सा रेवेन्यू कलेक्शन और हो पाएगा। पर एक चीज जरूर ध्यान रखनी है, इन्फ्लेशन ना बढ़े। इन्फ्लेशन का प्रेशर अगर बढ़ गया तो लोग फिर वापस नाराज हो जाएंगे, तो वो चीज भी ठीक नहीं है ना। साथ में जो जीएसटी कलेक्शन है वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए, कंप्लायंस को हमें इंप्रूव करने की जरूरत है। इसके अलावा जो अभी भी एस्पेक्ट्स, जो सेगमेंट्स जीएसटी एम्बिट के बाहर है, फॉर एग्जांपल लैंड, रियल एस्टेट, एनर्जी, ठीक है, जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल होता है, नेचुरल गैस है, बोलो इनको भी आप जीएसटी में इंक्लूड कर सकते हो, जिससे भी और ज़्यादा हमें बेनिफिट होगा जीएसटी कलेक्शन में। तो फाइनली जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं ना, तो ये एक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज शुरू हो रहा है, और इस फेज को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक और काम करने की जरूरत है। वो क्या
कि एक जीएसटी स्टेट सेक्रेटरीट क्रिएट करने की जरूरत है, जो कि एक फेडरल इंस्टीट्यूशन होगा जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो और स्टेट गवर्नमेंट्स के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो एक साथ पार्टिसिपेट करेंगे, और वहां पर इस जीएसटी स्टेट सेक्रेटरीट को आप सोसाइटीज एक्ट जो है 2013 का, 2013 का नहीं, 1956 का, उस एक्ट के अंडर में आप अपने आप को रजिस्टर करवा लो। फिर उसके बाद में ये जो प्लेटफॉर्म होगा जीएसटी स्टेट सेक्रेटरीट, ये क्या करेगा, सेंटर और स्टेट को साथ में लेकर के आएगा और टैक्स की पॉलिसी फॉर्मुलेशन को छोड़ करके बाकी जो नॉन पॉलिसी इश्यूज हैं उनको आप वहां पर एड्रेस कर पाओगे। इसका मतलब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग का इंतजार ना करना पड़े हमें कि हाँ जी अब मीटिंग होगी, क्या डिसीजन लिया जाता है। उसके बजाय बैक हैंड में ये परमानेंट सेक्रेटरीज लगातार काम करते रहे। जैसे यूनाइटेड नेशन की हम बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली की मीटिंग सितंबर में होती है, तो वहां पर यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल अपने अंडर में एक ऑलरेडी सेक्रेटरीट को ऑपरेट करवाते रहते हैं, राइट, जो कि यूनाइटेड नेशन की पूरी फंक्शनिंग को थ्रू आउट ईयर ऑब्जर्व करते हैं। भाई अल्टीमेटली हम किसको हमारी स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी को इसीलिए तो बोलते हैं ना, क्योंकि थ्रू आउट ईयर काम करने वाले लोग ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। नेता तो लोग कुछ दिन आते हैं, फिर इलेक्शन करवा दो, फिर कुछ दिन आते हैं, हर बार चेहरे बदलते रहते हैं। तो वो परमानेंसी लाने वाली यहाँ पर बात की जा रही है। बोले ये अपने आप में एक और एस्पेक्ट क्रिएट कर सकते हो जिसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक ग्रेट एग्जाम्पल बन जाएगा। नहीं तो लोग केवल सवाल ही उठाते रह जाएंगे। वैसे अगर देखा जाए तो जीएसटी बोलो बुरा परफॉर्म नहीं कर रहा है, कुछ लोगों के क्रिटिसिज्म को अगर हम अवॉइड करें तो ठीक है। तो जीएसटी में और क्या इंप्रूवमेंट किए जा सकते हैं वो हमने डिटेल में जाना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, नो विनर्स इन दिस वॉर। देखो लड़ाई चल रही है जबरदस्त यूक्रेन और रशिया के बीच में, तो इसमें क्या क्या एस्पेक्ट चल रहे हैं अभी देखो। नेटो की मीटिंग हुई, यूरोपियन यूनियन ने अपनी तरफ से बड़े जबरदस्त तरीके से खींचतान मचा रखी है, G7 की मीटिंग हो गई, पर अभी तक रशिया भी नहीं दब रहा है और वेस्टर्न कंट्रीज भी अपने तरीके से भाले से बाटियां सेक रहे हैं। भाले से बाटी सेकने का मतलब बिना किसी प्रॉब्लम में पड़े उस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व रहना, कुल मिला के बात ही है। सो यहाँ पर बात ऐसी है कि वेस्टर्न कंट्रीज ने तो ये सोच रखा है कि रशिया को कैसे भी करके वीक किया जाए, कमज़ोर बनाया जाए, ठीक है। और यूक्रेन वॉर में अभी तक पूरा उन्होंने इन्वॉल्वमेंट दिखाया नहीं है, बस वो तब तक सपोर्ट कर रहे हैं जब तक यूक्रेन के लोग और यूक्रेन की जो गवर्नमेंट है जिसके प्रेसिडेंट कौन है, वोलोदिमीर जेलेंस्की, तो बोले ये जब तक लड़ाई करने की सोचेंगे तब तक हम इनको सपोर्ट दे रहे हैं। देखो सबसे पहली गड़बड़ किसने की यहाँ पर, नेटो ने। जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, कोल्ड वॉर का एंड हुआ था, तब सीधा सा पॉइंट क्या निकल के आया था कि नेटो जो है वो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं करेगा, पर नेटो ने अपनी कही हुई कमिटमेंट्स को यहाँ पर वायलेट किया और यूक्रेन जैसे कंट्रीज के साथ में अपनी एंगेजमेंट बढ़ाई। तो ऐसे में यूएसएसआर की लेगेसी को कंटिन्यू करने वाले कंट्री रशिया को ये चीज़ चैलेंजिंग लगी कि भाई हमसे कमिट करके फिर हमें धोखा देते हो, और दूसरा हमारी ही बॉर्डर्स तक आप अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड कर रहे हो। तो इस वजह से रशिया ने अपने श्रिंकिंग स्फेयर को बचाते हुए कि हमारा जो एरिया है इन्फ्लुएंस का वो कम हो रहा है, तो बोला उसको हम बिल्कुल भी कम नहीं होने देंगे। तो ऐसे में जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने अपनी तरफ से ये एक्शन लिया। 2007 में म्यूनिक में एक मीटिंग भी हुई थी, उन्होंने उसमें सीधा म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में 2007 में ये अनाउंस भी किया था कि भाई हम कैसे भी करके हमारी एक्टिविटीज़ इस तरीके से फॉर्मुलेट करेंगे कि हमारे पड़ोसी देश कैसे एक्शन ले रहे हैं हमारे लिए, ठीक है ना। और दूसरी वाली बात क्या आ जाती है यहाँ पर कि 4.5 महीने के लगभग समय बीत चुका है, अभी तक भी किसी भी पार्टी को कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। तो बोले यहाँ पर केवल और केवल बर्बादियाँ हो रही हैं। अब सवाल ये आता है कि इंडिया क्या करे। देखो अभी तक तो इंडिया ने अपनी तरफ से एकदम न्यूट्रल स्टैंड ले रखा है और किसी के भी प्रेशर में इंडिया आ नहीं रहा है, ना तो वेस्ट के में ना केवल रशिया के में, ठीक है। नेगोशिएशंस की बात कर रहा है इंडिया, एंगेजमेंट की बात कर रहा है, डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस की बात कर रहा है, बट राइटर अब बोल रहे हैं कि जिस तरीके से 1953 का जब टाइम था, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और कोरिया में जो क्राइसिस चल रहा था, कोरियन पेनिनसुला में नॉर्थ और साउथ कोरिया वाला, तो बोलो उसको सॉर्ट आउट कराने में हमने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। बोले एग्जैक्टली आज के टाइम पर भी हमें वही काम करना चाहिए एक मीडिएटर का, क्योंकि हम दोनों धड़ों में हमारी बात रख सकते हैं। यूक्रेन के साथ में भी हमारी बातचीत रहती है, तो रशिया के साथ में भी हमारी बातचीत कंटिन्यू है। यूरोपियन कंट्रीज़ की बात भी करो, यूएसए की बात करो, सब कंट्रीज़ के साथ में हमारी एंगेजमेंट है। और इंडिया ही वर्ल्ड की इकलौती ऐसी पावर है या ऐसा कंट्री है जो कि इन्फ्लुएंस
क्रिएट कर सकता है दोनों वॉरिंग पार्टीज को टेबल पे लाने की। तो बोले एक मीडिएटर का काम इंडिया बहुत अच्छे से कर सकता है, क्योंकि अगर हम चाहें कि यूक्रेन में और रशिया में जो लोग अभी जिंदा हैं उनकी ज़िंदगी बचाना, तो हमें ज़रूर ये एक्शन या एफर्ट लगाना चाहिए। तो ये एक छोटा सा ऑप्शन पॉइंट था, यहाँ पर हमने देखा। आगे चलते हैं। फिर एक ये लास्ट आर्टिकल है कि किस तरीके से उबर जो है वो 2010 में एक छोटी सी राइड से स्टार्ट करती है अपनी जर्नी को, और आज 10,000 से ज़्यादा सिटीज़ में ऑपरेट करने वाली ये कंपनी बन चुकी है, और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली स्टार्टअप कंपनी बन चुकी है। ठीक है, ओवरऑल अगर देखें तो बोले इन्वेस्टिगेशन कराया गया इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा और बाकी कुछ न्यूज़पेपर्स के द्वारा। तो इन्वेस्टिगेशन में ये पता पड़ा कि लूप होल्स जो थे लॉज के, उनको यूज़ किया जाता है ज़बरदस्त तरीके से इस कंपनी के द्वारा। एग्जैक्टली यहाँ पर हमें ज़रूरत है ऐसे ही कुछ लॉज की जिस तरीके से हम बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज़ को आईटी रूल्स के बेसिस पे रेगुलेट करते हैं, बोला ऐसा ही कुछ ज़रूरत भी इस कंपनी के रेगुलेशन की भी है। ये जो ऑनलाइन एग्रीगेटर्स हैं या फिर ये जो राइड एप्लीकेशंस हैं जो कि टेक्नोलॉजी का एक यूज़ करती हैं, और जहाँ पर स्टेट कोई एक्शन ले उससे 10 कदम आगे की सोच करके काम करते हैं। जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि ग्रे बॉल और जियो फेंसिंग का यूज़ किया है उबर ने, बहुत बढ़िया। कैसे कि उबर राइड जब कोई लेता है तो वो जो कैब है या आजकल तो मोटर बाइक भी शुरू हो चुकी हैं, तो उनको जब लेते हैं तो उनको रास्ता ऐसा दिखाता है उबर जिससे कि वो पुलिस वहाँ पर अगर खड़ी है, ट्रैफिक पुलिस अगर खड़ी है, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उससे बच के निकल कर सके। इसका मतलब कि उबर ने अपने खुद के पैसे बचाने के लिए इलीगल मैनर में काम करवाए, इस तरीके की एल्गोरिदम क्रिएट की कि जहां पर ट्रैफिक पुलिस डिप्लॉयड है उस रास्ते को ही अवॉइड किया अपने मैपिंग में। तो ऐसे में बोले ये एक छोटा सा एग्जांपल है। इसके अलावा 2014 में दिल्ली में एक रेप केस आया था उबर की कैब में। ठीक है, उसके बाद में एक क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ न्यू सेफ्टी फीचर ऐड करने की बात की गई थी कि बोले ये जो भी कैब राइडिंग होती है इनमें ये फीचर होने चाहिए जिससे पैनिक बटन को दबा करके कोई भी अपनी सेफ्टी इंश्योर कर सके। बोला अभी तक भी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन में नहीं आया है ये। तो ये चीज़ कोई इंडिया स्पेसिफिक बात नहीं है, ये थ्रू आउट वर्ल्ड ही कर रही है उबर, जहां जहां भी ऑपरेट कर रही है। साथ में आप देखो कि यूके के सुप्रीम कोर्ट ने सीधा ये कह दिया था कि जो उबर के अंडर में जो भी ड्राइवर कोलैबोरेशन में अपने व्हीकल को लगाते हैं, चलाते हैं अपने साधनों को, बोलो उनको मिनिमम वेजेस मिलने चाहिए, उनको आप वर्कर की तरह ट्रीट करो, ना कि सेल्फ एम्प्लॉयड। हाँ, ऐसा नहीं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, आपके लिए परमानेंटली काम कर रहे हैं, उनको मिनिमम वेजेस आप इंश्योर करो। बट उस चीज़ को भी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है उबर ने। और साथ में जिस तरीके से हम एनरोल करते हैं इन ऑनलाइन एग्रीगेटर एप्लीकेशंस में कि हमारे डेटा पूरा इनके पास रहता है, इवन हमारी लोकेशन तक की बात इनके पास में रहती है, तो प्रिवेसी को कॉम्प्रोमाइज होने का डर है कि नहीं, बट उसके लिए भी प्रॉपर एक्शन इनके द्वारा नहीं लिया जाता। तो क्या चाहिए, ये जो गैप है ना, एक तो गवर्नमेंट में और दूसरी ये टेक्निकल कंपनीज में, ये टेक्निकल जाइंट कंपनीज में, इस गैप को करेक्ट करना होगा। इसके लिए गवर्नमेंट को रेगुलेटरी स्ट्रक्चर क्रिएट करनी होगी, और रेगुलेशन भी इतना ही होना चाहिए जितना कि उस कंपनी के माल फंक्शंस को आप टैकल कर सको। ऐसा ना हो कि पता पड़े कि टेक्नोलॉजी बेस्ड जो कंपनी ऑपरेट कर रही है उनको ही आप रोक दो, उनकी बर्बादी भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर बाद में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने वाला एस्पेक्ट है और इतना सोफिस्टिकेटेड मैनर में काम चल रहा है वो बिगड़ जाएगा। इनका एक रेगुलेशन होना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, ओवर रेगुलेशन की जरूरत नहीं है। साथ में अगर इसको रेगुलेट नहीं किया जाता है तो फिर प्रॉब्लम भी है। तो ये एक अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमें मिलता है। ठीक है ना, तो डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।